अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं साइंस 8th में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो कल हमने पढ़ा इसमें व्हाट इज़ एयर, यानी कि एयर क्या है, कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है, कौन कौन से गैसेस का बना है ये, किन की कितनी मकदार किस गैस की कितनी मकदार इस एयर में है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है, किस तरह से ये जो एयर हमारा है, जो एटमॉस्फेयर है किस तरह से कंटेमिनेट हो रहा है, किस तरह से ये ख़राब हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। तो उसमें जो है जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो हवा है वो पोल्यूट हो रहा है। तो उसमें हमने पढ़ा कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको कैटेगराइज करेंगे तो ऑन बेस्ड ऑन दियर सोर्सेज, तो वो डिफरेंट हैं। यानी कि फिर हमने पढ़ा था कि इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन हैं और क्या हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। Depending upon their emission in the air pollutants can be categorized as primary or secondary. Primary pollutants are the ones that are emitted directly in the environment. For example, harmful gases such as carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, etc. are emitted directly from the industry and vehicles in the air. अब हमने कल पढ़ा था इंडोर आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स। तो इसका पोल्यूटेंट्स का एक और कैटेगरी है दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, यानी कि जो इसकी मेन काजेज़ हैं, ये जो पोल्यूटेंट्स है जिनसे एयर कंटेमिनेट हो रहा है हमारा, तो उसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, जो डायरेक्टली इमिट होते हैं, जो डायरेक्टली रिलीज़ होते हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, और डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट में या ये जो हवा है इसमें मिल जाते हैं, तो उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल है हार्मफुल गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, एक जो जहरीली गैस है जो खारिज होते, जो धुआं खारिज होता है किन से, इंडस्ट्री से, व्हीकल से, तो वो मिल जाता है, इस हवा में मिल जाता है, तो ये इससे भी पोल्यूट होता है। और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, जब ज़्यादा बर्निंग ऑफ ये अनबर्नड ये रहता है, जब बर्न होते हैं, फ्यूल्स बर्न होते हैं, तो उनसे जो धुआं खारिज होता है तो वो भी इसमें मिल जाता है, तो इससे भी हमारा एयर पोल्यूटर और डायरेक्टली जो मिल जाएंगे, डायरेक्टली डायरेक्टली इन द इमिटेड डायरेक्टली इन द एनवायरनमेंट, तो उनको प्राइमरी, जिनमें ये जो जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये डायरेक्टली किन से खारिज होते हैं, इंडस्ट्रीज से एंड व्हीकल से, और किस में मिल जाते हैं, एयर में मिल जाते हैं। इनको हम बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? Secondary pollutants are the ones that get generated due to the reactions between various constituents of the of the air. For example, of the air. For example, acid rain is a secondary pollutant. जिस तरह से हमने अभी बोला कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में है कि जो जो भी धुआं खारिज होता है किन से, इंडस्ट्रीज से या व्हीकल से, ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट से तो किस में जाता है, एयर में जाता है, तो इससे जो जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो हो जाते हैं, वो रूनुमा हो जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं पहले। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइन्स विथ वाटर, तो ये डायरेक्टली नहीं होता, ये कंबाइन जब वाटर में होता है, वाटर वेपर से, तो इट फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड, एंड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन्स विथ वाटर इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से ये जो एसिडिक रेन है, जो ये तेज़ाबी, जिसको हम तेज़ाब एसिड, एक तेज़ाब होता है, तो रेन जो होगा, बारिश हो गई यानी कि तेज़ाब जैसा ये बारिश है, तो एक पोल्यूटेंट है। जब ये रोनमा हो जाए तो ये डायरेक्टली नहीं होता है, डायरेक्टली यहाँ से कुछ चीज़ आए तो वहाँ से एसिड रेन आ जाए, नहीं, ये पहले रिएक्ट करता है। जैसे मैंने बोला आपको अभी कि जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये मिल जाते हैं वाटर से तो क्या हो जाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट के बाद क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड, एंड
सल्फ्यूर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है तो आफ्टर रिएक्शन दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये डायरेक्टली नहीं होता, ये पहले रिएक्शन करता है, फिर उसके बाद ये बन जाता एसिड रेन बन जाता है। इसको हम सेकेंडरी प्लूटेंट कहते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड फॉर्म नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे जो फिगर दी गई है इसमें ठीक साफ साफ दिया गया है कि जो यहाँ पे ये जो है ये वॉल्केनिक eruptions होते हैं, नेचुरल है, लेकिन इनसे भी कुछ ऐसी गैसेस खारिज होती हैं जो मिल जाती हैं, लेकिन ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट से होता है और डायरेक्टली एयर में मिल जाता है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी प्लूटेंटस। इसी तरह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, स्टेशनरी यानी कि एक जगह या गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, ये मोबाइल हैं, लेकिन चल एक दूसरी से एक जगह से दूसरी जगह चलती जाती हैं, तो इनको हम सारे ये क्या है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इस तरह से यहाँ से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। जब ये किससे मिल जाते हैं, वाटर वेपर से मिल जाते हैं, तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, तो उस सूरत में एसिड रेन होता है। ये जो प्लूटेंट फिर बन जाता है जो ज़मीन पे जो आता है लास्टली, तो वो एसिड रेन होता है। अब इसकी काजेज़ क्या क्या हैं? काजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जिस तरह से हमने अभी कहा कि बहुत सारे वजह है प्लूट होने एयर पोल्यूट होने का, तो इसमें जो ये काजेज़ हैं वो क्या क्या है? एयर पोल्यूशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। अभी हमने फिगर में देखा ऊपर कि वॉल्केनिक eruptions हैं, ये कोई इंसानी हरकत नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, तो इससे भी लेकिन एयर पोल्यूट होता है। तो समटाइम्स फॉरेस्ट फायर्स या फॉरेस्ट फायर्स हैं, वॉल्केनिक eruptions हैं, या जंगलों में आग लग जाती है, अचानक आग लग जाती है, तो उससे भी ये हमारा एयर पोल्यूट होता है। उनसे भी ऐसी गैसेस या ये जो धुआं है या डस्ट पार्टिकल्स है जो एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं, तो उनसे हमारा एयर पोल्यूट होता है। लेकिन ये कौन सी काज है? ये नेचुरल, इसका सोर्स जो है वो नेचुरल सोर्स है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर्स है, वॉल्केनिक eruptions है, दीज और नेचुरल फिनोमिनाज। नंबर 2 इज़ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हमने कल भी कहा कि कौन कौन से हैं जो ज़मीन के नीचे दबे ईंधन होते हैं, जो फॉर्म होते हैं, जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, ज़मीन के नीचे दब सालों साल हज़ारों साल दब जाते हैं, फिर ये डिकम्पोज होते हैं, तो इनका ये जो फ्यूल बनता है उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। Coal and petroleum used in industries and vehicles when burnt release harmful substances in the air such as carbon monoxide, nitrogen oxides and सल्फर डाइऑक्साइड्स। ये जो वहाँ से जो फॉसिल फ्यूल्स है, फॉर एग्जांपल कोल है, पेट्रोलियम है, इनको जब इंडस्ट्रीज़ यूज इनको इंडस्ट्रीज़ में जब इस्तेमाल किया जाता है, व्हीकल्स में इस्तेमाल, क्योंकि हमारे व्हीकल्स जो है वो पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, तो यहाँ वहाँ पे जो व्हेन बर्न रिलीज हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो ये जो बर्न होते हैं तो वहाँ पे भी हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी काजेज हैं एयर पोल्यूशन के। और क्या है एयर पोल्यूशन की काज, क्या है वजह क्या है? और एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से खारिज होने वाले जो मवाद हैं। फॉर एग्जांपल मेनी इंडस्ट्रीज रिलीज हार्मफुल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोकार्बनस एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स इन द एयर विच डिक्रीज इट इज क्वालिटी। जो हमारा हमने पहले भी कल भी कहा कि अल्लाह ताला ने एयर में बराबर जो मिकदार है उसमें कोई किसी तरीके का डिस्टर्बेंस हो तो वो एयर पोल्यूट होता है, तो उसमें गड़बड़, पूरे निज़ाम में गड़बड़ हो जाएगी। तो एयर में अगर ऐसा होगा तो वो एयर पोल्यूशन बन जाता है, एयर को कंटमनेट करता है। इसी तरह से जो फैक्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड निकल या हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, तो इनमें जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो किस में मिल जाते हैं? वो एयर में मिल जाते हैं। तो इससे हमारा जो एयर है उसकी क्वालिटी जो है उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ होती है, कंटेमिनेट होता है। और एक वजह है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, यूजेज ऑफ insecticides, fertilizers and pesticides lead to release of chemicals in the air. Agriculture activities also lead to the release of amino
अमोनिया इन द एटमॉस्फेयर विच इज़ एक्सट्रीमली हैजर्डस फॉर अस। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल हम दवाइयाँ इस्तेमाल करें, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो इंसेक्ट्स के लिए मारने के लिए वो स्प्रेज करते हैं या फर्टिलाइज़र्स करते हैं, ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करें या पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें ऐसे केमिकल्स खारिज होते हैं जो एयर में मिल जाते हैं और उनसे हमारा जो एयर है वो प्लूट होता है और ये जहरीली एक हवा, एक जो हवा थी बिल्कुल जो पीने के लिए हम लेते हैं, तो इसके बावजूद हम ऑक्सीजन के साथ साथ और सारे जहरीले गैसेस लेते हैं। तो और एक वजह है प्लूशन ड्यू टू हाउस होल्ड्स, paints, cleaning products, air conditioners, refrigerators, and other appliances used in houses also contribute to air pollution. The air conditioners and refrigerators release chlorofluorocarbons that damage the ozone layer of the earth. Burning of wood and cow dung cakes in rural areas also leads to air pollution. जो हमारे घर हैं उनसे भी ऐसे चीज़ें खारिज होती हैं, उनसे भी ऐसी गैसेस खारिज होते हैं जिनसे हमारा जो एयर है ये पोल्यूट होता है। सबसे बड़ी वजह जो है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बनस है, यानी कि कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन जब मिल जाते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बनस बन जाते हैं। तो इससे क्या है, इससे बहुत बड़ी एक हार्मफुल इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो हमारे ओज़ोन लेयर पे पड़ जाता है। यानी कि ओज़ोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो प्रोटेक्शन के लिए हमारे अल्लाह ने रखी है। जो अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं सन से जब रिलीज़ होती है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ने ओज़ोन लेयर बनाया है। तो लेकिन अब उस ओज़ोन लेयर को ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से गड़बड़ और डिटोरेट हो जाती है दिन ब दिन, इसका डिप्लीशन होता है। तो उससे वो जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं जिनको रिफ्लेक्ट किया जाता था थ्रू ओज़ोन लेयर, लेकिन वो लेयर उसमें डिप्लीशन होता है, उसमें उसमें वो डिटरेट होती है दिन ब दिन इन्हीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो वो डायरेक्टली अगर अर्थ पे आ जाएंगी या आती हैं तो उनसे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर हो सकता हो। यहाँ पे एक फिगर में दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से होता है। यहाँ पे जो ये सन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो सन है, सन से जो रेज आती हैं यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर है यहाँ से, दिस इज़ ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर है। तो जब ये ओजोन लेयर पे अल्ट्रावायलेट रेज पड़ जाती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वापस, यानी कि ये वापस आ जाती हैं, ये वापस जाती हैं। लेकिन अगर इनमें किसी तरीके का कुछ गड़बड़, ये देखिए ना यहाँ पे, ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बनस यहाँ से एनवायरनमेंट से आ जाती हैं और यहाँ से जाती हैं, ये ओजोन लेयर तक पहुँचती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा सा घट जाती हैं, इसके लेयर घट जाती हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट जो रेज़ है ये इसमें अंदर, इससे अंदर होल्स हो जाते हैं। तो इन होल्स से अंदर आएंगे और डायरेक्टली अर्थ पे पड़ जाएंगे। तो इससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो मैंने कहा आपको कि सबसे बड़ी ये है कि इससे स्किन कैंसर हो सकता है। ये भी किन की वजह से, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है कि इसमें डिप्लीशन हो रहा है। तो इसमें जो ये हैं और एक वजह जो है वो है माइनिंग एक्टिविटीज़, यानी कि माइनिंग रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड केमिकल्स इन द एयर। जो माइनिंग है, जैसे कान है वहाँ से निकाला जाता है तो उसमें भी बहुत सारे वहाँ पे मशीन्स का इस्तेमाल, तो उनसे जो डस्ट निकलते हैं या केमिकल्स खारिज होते हैं वो भी एयर में मिल जाते हैं, तो उससे भी हमारा एयर पोल्यूट होता है। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जिसमें ये है कि इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन द एनवायरनमेंट। उसमें पोल्यूटेंट्स हैं और सोर्स कहाँ से ये आया है और इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, कि इसमें क्या क्या मुज़र असरात हो सकते हैं। पहला पोल्यूटेंट जो यहाँ पे है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। ये भी एक पोल्यूटेंट है जिससे हमारा एयर पोल्यूट होता है। तो इसका जो सोर्स है ये कहाँ से आता है, तो सोर्स जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो जब कंबशन होता है फ्यूल्स का, यानी कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जब होता है, तब अगर उसमें वो
पूरी तरह से बर्न नहीं होगा। आपको पता है कि जो जो हमारा कुकिंग गैस होता है, तो एलपीजी जिसको हम कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, तो इसमें पूरा कंबशन तो आप देखेंगे तो उसमें धुआं नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पहले हम आज भी बहुत सारे ऐसे घर घर हैं जहाँ पे चूल्हे जलते हैं तो लकड़ी का इस्तेमाल या कावडंग का इस्तेमाल होता है, तो उससे जो वो पूरा कंबशन नहीं होता है, पूरी बर्निंग वो नहीं होती है, लेकिन उससे जो धुआं होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो वो भी एयर में मिल जाता है। तो इफ़ेक्ट क्या है इसके, या असरात क्या हैं इसके, ये एक पॉइजनस गैस है, ठीक है ना। डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है उसमें एक अहम रोल है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की जगह इसमें कुछ और मिल जाए तो उससे क्या होता होगा, डिक्रीजेस ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। दूसरा है स्मॉग, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। आपको पता है कि अक्सर विंटर्स में होता है वो जो धुंध होती है, वो फॉग जो होता है, सुबह सुबह आप देख सकते हैं कहीं कभी कभी दिन भर रहता है, तो उसमें जो 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 फॉग में जब धुआं मिल जाता है इंडस्ट्रीज़ का या गाड़ियों से खारिज होने वाला धुआं मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं स्मॉग। तो ये स्मॉग है, ये कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स फॉग एंड स्मोक है। तो इससे क्या इफेक्ट्स है, काजेज डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, काजेज डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। तो और एक क्या होता है इसे, काज कैन काज एज़मा, वीजिंग, कफ। तो एज़मा जो दिमाग की बीमारियाँ हैं, वीजिंग सो विस्लिंग साउंड जब होती है, जब खांसता है इंसान, वो विस्लिंग साउंड उसमें उसको वीजिंग बोलते हैं, या कब छाती ख़राब हो जाती है, तो ये किससे होता है, ये इस समाग से होता है। एक और प्लूटेंट है दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड मेनली ड्यू टू द कंबशन ऑफ कोल। अभी जो हमने पढ़ा है कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनमें एक एक फॉसिल फ्यूल है, कोल है, जब उसका कंबशन होता है, जब वो बर्न होता है, तो उससे भी एक खारिज होता है, एक गैस होती है, एक खारिज होती है, तो दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड। तो उसमें इफेक्ट क्या है, कौन से इफेक्ट्स होते हैं, लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यही छाती की प्रॉब्लम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सांस लेने या छोड़ने की उसमें प्रॉब्लम्स होती है। और दूसरे कैन काज लंग डैमेज, फेफड़े जो हमारे होते हैं उनमें भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो एक और जो है दैट इज़ एक और पोल्यूटेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बनस। तो इसमें जो सोर्स है प्रोड्यूसड फ्रॉम एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एरिसोल्स। ये जो होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बनस कहाँ से आते हैं, जो हम कंडीशनर्स या रेफ्रिजरेटर्स उनसे भी एक गैस खारिज होती है, जो हम लगाते हैं, या वो जो ये इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंट्स लगाते हैं उनसे भी वो गैस खारिज होती है। जो वो गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बनस। तो इससे क्या होता है, अभी हमने फिगर में भी आपको दिखाया कि उससे डिटोरेट होती है हमारी जो ओजोन लेयर है, जो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं उससे वो ख़राब हो जाती है, तो उससे भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। एक और है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये कहाँ से आते हैं, प्रोड्यूसर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ये भी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स से होता है, ये जो हम फ्यूल्स बर्न करते हैं तो उससे ही होता है। तो उसमें क्या इफेक्ट्स हैं, काज डिक्रीज इन विजिबिलिटी। तो इसमें क्या है, विजिबिलिटी यानी कि देखने की जो हमारी ताकत होती है उसमें भी कमी आ जाती है। लीड टू प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग। तो जो सांस लेने या छोड़ने की हम जो नॉर्मली लेते हैं हम या छोड़ते हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से एक केस स्टडी किया है कि क्या हो सकता है, जो एयर पोल्यूटेंट से एक केस स्टडी किया है। जो आपको पता है कि एक अजीम मोनूमेंट है इंडिया में, जिसको हम ताजमहल के नाम से जानते हैं, जो 7 वंडर्स ऑफ जो वर्ल्ड जो है तो उसमें से एक माना जाता है। तो उस पर केस स्टडी किया गया है कि इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन से उस पर क्या असर पड़ गया है। We know that air pollution can seriously affect
affect the environment. One great example of the harmful effects of air pollution can be viewed on the Taj Mahal, the most famous and beautiful tourist attraction of India. The air pollution in that region has led to decolorization of the white marbles of the Taj Mahal. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो जब शाहजहां ने बनाया तब ऐसा ताजमहल था। वाइट, ये जो जो वाइट कलर जो दिख रहा है आपको, ये थे वाइट मार्बल से बनाया गया है। लेकिन अगर आप आज आगरा जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो ताजमहल का कलर आपको ये लगेगा। क्योंकि ये किससे हुआ? ये एयर पोल्यूशन से हुआ। जो अभी हमने कहा, जो एसिड रेन है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जब मिल जाते हैं, वाटर में रिएक्शन करते हैं, तब एक सेकेंडरी प्लूटेंट बन जाता है, दैट इज़ एसिड रेन। जब ये एसिड रेन इस पे पड़ जाता है, तब इसका कलर ये हो गया है। तो जब पहले जो ताजमहल जो बना था, शाहजहां ने जो पहले ताजमहल, वो इस कलर का था। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो ये येलोइश कलर का हो गया है। तो इसमें काजेज़ क्या क्या हैं? काजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन इन आगरा एंड इफेक्ट्स ऑन द ताजमहल। तो पहला मेन काज जो है, प्लूटेंट्स इन द एयर अराउंड ताजमहल और द इंडस्ट्रीज अराउंड आगरा। जो आगरा के इर्द गिर्द जो बड़ी बड़ी सनतें हैं, उनसे जो खारिज होने वाला धुआं है, तो उनसे ये होता है। हमने वो अभी डिटेल में पढ़ा है कि किस तरह से वो हमारे एयर को इफ़ेक्ट करता है, और ताजमहल को किस तरह से उस एयर ने इफ़ेक्ट किया। Number two is the Mathura oil refinery and other industries, including automobiles, rubber processing, and chemicals, are releasing harmful substances in the air. वहाँ पे बहुत सारी ये जिस तरह से पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, इस तरह से मथुरा में, वो भी उधरी आगरा में है। तो ऑयल रिफाइनरी है जो, एंड अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो या ऑटोमोबाइल या रबर प्रोसेसिंग है, तो वहाँ पे जो केमिकल्स खारिज होते हैं, रिलीज़ होते हैं, तो वो एयर में मिल जाते हैं, उनसे भी उस पर इफेक्ट पड़ गया है। और एक वजह है, द मेजर प्लूटेंट्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। द प्लूटेंट्स लीड टू एसिड रेन इन द आगरा रीजन। आपको अभी हमने कहा कि एसिड रेन, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाते हैं, तब रिएक्ट, ये एक फिर सेकेंडरी प्लूटेंट माना जाता है। जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तब एसिड रेन बन जाता है। जो रेन होता है वो एक ब्लेसिंग है, लेकिन जब ये एसिड रेन बन जाएगा, तब एक कर्स है, जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ताजमहल को इसने अफेक्ट किया है। एक और वजह है, व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन्स विथ वाटर इट फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड, एंड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन्स विथ वाटर इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमने अभी पढ़ा। एक और वजह है, द रेन वाटर विच फॉल्स ऑन द ताजमहल लीड्स टू डिके ऑफ द मार्बल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। तो जो ये जो यहाँ पे ये जो अभी दिखाया है हमने फिगर आपको, कि जो ये वाइट कलर है, बोलते हैं कि जब इसमें एसिड रेन पड़ गया है, तब इसको क्या हुआ है, इसको बोलते हैं, ये येलोइश कलर जो हो गया, इसको बोलते हैं मार्बल कैंसर। यानी कि इसमें बिल्कुल ख़राबी हो गई, ये बिल्कुल ख़राब हो गया, इसका मार्बल ख़राब हो गया ड्यू टू एसिड रेन। एक और वजह है, द मथुरा ऑयल रिफाइनरी इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर अराउंड द ताजमहल विच इज़ मेकिंग द वाइट मार्बल लुक येलो इन कलर। बोलते हैं कि जो मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है, उससे काफ़ी असर पड़ गया है। उससे जो केमिकल्स खारिज होते हैं, जो गैसेस खारिज होते हैं, एयर में जाते हैं, तो उससे जो 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 इफेक्ट्स हुए हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे ज़ाहिर है कि किस तरह से इसने ताजमहल को, एक अजीम मोनूमेंट को ख़राब कर दिया है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो आई होप कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि जो आज हमने पढ़ा, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्लूटेंट्स किस तरह से हमारे एयर को प्ल्यूट कर देते हैं।